डैश refers to the general agreement on the usage and practice in social and economic life. ठीक है, तो इनमें से कौन सा assumption या कौन सी पॉलिसी या कौन सा कन्वेंशन रेफर करता है जनरल अग्रीमेंट ऑन द यूसेज ऑफ प्रैक्टिस इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ? तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास अकाउंटिंग अजम्पशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन में कहा गया कि अकाउंटिंग कन्वेंशन रेफर्स टू द जनरल अग्रीमेंट ऑन द यूसेज एंड प्रैक्टिस इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इवन द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस का प्रोपराइटर है, जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस का मालिक है, उसे भी क्या कंसिडर किया जाता है? क्रेडिटर कंसिडर कर दिया जाता है बिजनेस में। तो ये किस कॉन्सेप्ट द्वारा कहा जाता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मनी में हर एक चीज, जो चीज मेजर हो सकती है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट? नहीं। दिस इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि प्रोपराइटर और बिजनेस एक दूसरे से अलग अलग ट्रीट किया जाता है। और इसमें ये भी बोलते हैं कि जो प्रोपराइटर है वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर है, क्योंकि बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और उस आर्टिफिशियल पर्सन जो बिजनेस है उसने अपने मालिक से उधार ले रखा है। तो मालिक क्या हो गया? जो प्रोपराइटर हो गया उसका क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये बोला जाता है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी गलत है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन है क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट ड्यू टू। जो क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन है उसे हम अकाउंट में क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास ड्यूअल कॉन्सेप्ट। ड्यूअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है? हर ट्रांजैक्शन की दो एंट्रीज की जाती है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। दूसरा एक्चुअल कॉन्सेप्ट, ये क्या है? ठीक है। अगला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और चौथा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो देखिए, क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी, किसी की एफिशिएंसी, किसी की ऑनेस्टी, ये क्वालिटीज होती है इंसान की। तो इसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? क्योंकि हम किसी की क्वालिटीज को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, कौन कितना ऑनेस्ट है, कौन कितना लॉयल है, इसे हम मनी में नहीं मेजर कर सकते। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या क्वेश्चन है? द प्रोपराइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल अकॉर्डिंग टू। जो प्रोपराइटर है उसे हम क्रेडिटर ट्रीट करते हैं जितना उसने कैपिटल दिया है। ये किस कॉन्सेप्ट द्वारा कहा गया है? पहला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, दूसरा है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, तीसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, चौथा है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो अभी बताया ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जो अपने प्रोपराइटर से अलग है, और प्रोपराइटर उसका क्रेडिटर है। बिजनेस पूरी कोशिश करता है जल्दी से जल्दी अपने प्रोपराइटर को, अपने क्रेडिटर को पूरा पैसा पे ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंटिंग शुड बी डन। देखिए, रियलाइजेशन के बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग कब करते हैं? ऑप्शन है when cash is realized from debtors, when orders is received, when goods are delivered to customers, when advance for order is received। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है when goods are delivered to customers। ठीक है, क्योंकि when cash is realized from debtors नहीं हुआ, तो अगर कैश रियलाइज नहीं हुआ, बैड डेट्स हो गया, तो आप नुकसान कैसे दिखाओगे? व्हेन ऑर्डर इज रिसीव्ड, ऑर्डर रिसीव्ड होती है, आप अकाउंटिंग कर दोगे? नहीं। लेकिन जब आप गुड्स को डिलीवर कर दोगे कस्टमर को, तब आप रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर कैश होगा मिल जाएगा, अगर वो क्रेडिट पे खरीदा होगा आज नहीं तो कल तो मिलेगा, और अगर नहीं मिलता तो आप अपने उतने गुड्स का लॉस तो आप दिखा सकते हो। व्हेन एडवांस फॉर ऑर्डर इज रिसीव्ड, नहीं, एडवांस तो लाइबिलिटी हो गई आपकी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट। तो डेप्रीसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो किस कॉन्सेप्ट द्वारा चार्ज किया जाता है? ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सही जवाब है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। डेप्रीसिएशन हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द्वारा हम चार्ज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बिजनेस कीप गोइंग है, नेवर एंडिंग कॉन्सेप्ट है,
बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, उसके मालिक आएंगे जाएंगे, चले खत्म हो जाएंगे जो भी है, तो नए मालिक बन जाएंगे। उसी बेसिस पे जो डिप्रिसिएशन होता है ना, जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर हम चार्ज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि फिक्स्ड एसेट्स आर एसेट्स विच आर, ऑप्शन है लॉन्ग, फिक्स्ड एसेट्स किन एसेट्स को कहा जाता है? ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स वेयर बेनिफिट इन द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म इज लाइकली टू एक्सटेंड बियॉन्ड वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जहां जो बेनिफिट है ऑपरेशन का वो 1 साल से ज्यादा आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में। ठीक है, दूसरा एसेट्स विच अ बिजनेस फर्म्स गेट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जरूरी थोड़ी है बाद में भी तो आप लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीद सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं, क्यों बाद में मशीनरीज नहीं खरीद सकते? तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। एसेट्स विच आर फाइनेंस बाय बैंक लोन, क्यों अपने जेब से नहीं खरीद सकते हैं, जरूरी थोड़ी सारे एसेट्स हम बैंक लोन से लें। इमूवेबल एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, मशीनरीज तो मूव हो सकती हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं, जैसे ट्रक हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो फिक्स्ड एसेट्स का आंसर है वो पहला वाला आंसर है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स वेयर बेनिफिट्स इन द ऑपरेशन ऑफ द फर्म इज लाइकली टू एक्सटेंड बियॉन्ड वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म इज स्ट्रेच्ड विदाउट रिजर्वेशन इट्स लाइकली इफेक्ट में बी। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म को स्ट्रेच करें बिना किसी रिजर्वेशन के तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो ऑप्शन है हमारा क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व, अच्छा ये हो सकता है। वायोलेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, जब आप सीक्रेट बना रहे हो तो फुल डिस्क्लोजर तो वायलेट हो गई, जो कॉन्सेप्ट है ना फुल डिस्क्लोजर, डॉक्ट्राइन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना है, तो जब आपने सीक्रेट रिजर्व बना दिया तो ये तो वायलेट भी हो गया। रिपोर्टेड प्रॉफिट लेस एंड द एक्चुअल प्रॉफिट, रिपोर्टेड प्रॉफिट लेस देन द एक्चुअल प्रॉफिट, ये भी पॉसिबल है। जब आप सीक्रेट रिजर्व बना रहे हो तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कुछ आपने हटा दिया तो सीक्रेट में कुछ चला गया तो आप कम ही प्रॉफिट दिखाओगे, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है क्वेश्चंस एग्जैक्टली क्लियर नहीं होते, लेकिन चीजें आप समझ सकते हो कि चीजें मैच कर रही हैं, तीनों रिलेटेड है, तो ऑल ऑफ दीज को आप टिक करके चले आइए। ठीक है, विच बुक इज रिटन बाय लूकास पैसियोली, किस किताब को लूकास पैसियोली ने लिखा था इन 4 ऑप्शंस में से? तो पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक्स, क्या लूकास पैसियोली ने इकोनॉमिक्स की किताब लिखी थी? मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा ऑप्शन हमारा डी क्यूमेट्री, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है डी क्यूमेट्री। लूकास पैसियोली ने जो बुक लिखी थी वो थी डी क्यूमेट्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु प्रोपाउंडेड बुक कीपिंग? ऑप्शन बीजी बिक्री, दूसरा ऑप्शन है लूकास पैसियोली, तीसरा है ओल्ड केसाल, और चौथा है मिन्हार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लूकास पैसियोली। लूकास पैसियोली ने क्या किया था, उन्होंने बुक कीपिंग के ऊपर एक किताब लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग इज, बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस फैक्ट्स, और चौथा ऑप्शन है ए एंड बी। तो क्वेश्चन था हमारा कि बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला ऑप्शन था हमारा कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या बुक कीपिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। दूसरा ऑप्शन था एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, ये पता लगाना कि फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ रहा है बिजनेस के ऊपर, एसरटेन करना। तीसरा था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस फैक्ट्स, और चौथा था ए और बी। देखिए पहला बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का काम बुक कीपिंग का नहीं होता। बुक कीपिंग अकाउंटिंग के पहली किताब शुरू होती है। ठीक है, पहली जो किताब होती है वो बुक कीपिंग होती है, उसके बाद अकाउंटिंग की अलग अलग बुक शुरू होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बोथ ए एंड बी होगा। बुक कीपिंग का काम सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और साथ ही साथ एसरटेन करना बिजनेस के फाइनेंशियल इफेक्ट को पता लगाने की, मतलब वो पता लगाने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि सारी एंट्रीज आपने उसी में लिख करके रखी है ना,
तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बोथ ए एंड बी होगा। अगला क्वेश्चन है विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स। विंडो ड्रेसिंग जो है अकाउंट्स में उसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन है प्रेजेंटिंग अकाउंट्स इन ब्यूटीफुल मैनर। ऐसा तो आपने कभी सुना नहीं होगा कि अकाउंट्स को ब्यूटीफुल मैनर में प्रेजेंट किया जाता है। चलिए ठीक है, आगे अगला ऑप्शन देखते हैं। दूसरा कह रहे हैं शोइंग मोर लॉसेस बाय टू अवॉइड इनकम टैक्स। तो सब लोग इसीलिए विंडो ड्रेसिंग करते हैं कि वो सारे के सारे अपना लॉस ही मतलब छुपा लें। तीसरा ऑप्शन है शोइंग मोर प्रॉफिट्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर हम अपना प्रॉफिट दिखाएंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं हमारे पास। ऑल ऑफ द अबव। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? शोइंग मोर प्रॉफिट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स। अगर मैं अपने बिजनेस में बार बार अपने लॉसेस दिखाऊंगा तो कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। वो लोग सब ये समझेंगे, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होगा वो ये समझेगा कि यार इनके बिजनेस में तो बहुत लॉस होता है, मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं विंडो ड्रेसिंग के नाम पे मैं अगर बार बार प्रॉफिट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो लोगों को ये लगेगा अच्छा विंडो ड्रेसिंग एक ऐसी चीज होती है जो इंटरनली होती है, वो बाहर के लोगों को पता नहीं चलती। ठीक है, तो बाहर के लोगों को तो आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन विंडो ड्रेसिंग से हम क्या कर सकते हैं कि अपने प्रॉफिट में मतलब कंपनी में अपना प्रॉफिट दिखा सकते हैं, लॉस नहीं दिखा सकते हैं, लॉस को छुपा सकते हैं। तो दिस इज विंडो ड्रेसिंग, जिससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ सकते हैं हमारी कंपनी के अंदर। बाकी अगर मैं पहला ऑप्शन की बात करूं प्रेजेंटिंग अकाउंट्स इन ब्यूटीफुल मैनर, तो ऐसा आपने कभी सुना नहीं होगा कि अकाउंट्स को अच्छी तरह बड़ा खूबसूरती से दिखाने के लिए विंडो ड्रेसिंग होती है, या ज्यादा लॉसेस दिखाते हैं ताकि इनकम टैक्स, ज्यादा लॉस दिखाएंगे तो इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। प्रॉफिट हो रहा है, आप लॉस कैसे दिखा सकते हैं? और अगर आप बार बार लॉस दिखाएंगे तो लोग अपना पैसा आपकी कंपनी से निकाल लेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा शोइंग मोर प्रॉफिट्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन a creditor would be interested to gather while reading annual reports of an enterprise। क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस तरीके की जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो एक क्रेडिटर जानना चाहता है, इंटरेस्टेड रहता है जानकारी के लिए जब वो किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ता है। जैसे मान लीजिए आप एक क्रेडिटर हो, आप उधार देते हो, ठीक है, तो आप किसी कंपनी को क्यों उधार दोगे, मतलब उसकी एनुअल रिपोर्ट में आप क्या पता लगाना चाहोगे जिसके बेसिस पे आप उसे उधार दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है लिक्विडिटी, तीसरा ऑप्शन है कंटिन्यूटी और चौथा ऑप्शन है सॉल्वेंसी। ठीक है, तो अगर हम बात करें सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आपने उधार लिया है तो क्या आप अपने उधार को वापस पे ऑफ कर सकते हो? अगर आपने कहीं से डेट्स लिए हैं, कर्जा लिया है, क्रेडिट पे कोई सामान या पैसा लिया है, तो क्या आप उस पैसे को वापस कर सकते हो? अगर आप पैसे वापस कर सकते हो, आप सॉल्वेंट हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिजनेस कितना कंटिन्यू रहेगा, ये कहीं नहीं लिखा। बिजनेस को लॉस होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो जाती हैं। लिक्विडिटी आज है कल नहीं, यू नेवर नो। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेन चीज क्या है? सॉल्वेंसी। बिजनेस की सॉल्वेंसी अगर अच्छी रही है तो इस बेसिस पे क्रेडिटर्स उनको बार बार लोन दे सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं। ठीक है, सॉल्वेंसी का मतलब ये है कि जो भी पैसा हमने उधार लिया है क्या हम उसे पे ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं सॉल्वेंट हूं तो मैं पे ऑफ कर सकता हूं, अगर मैं इनसॉल्वेंट हूं तो मैंने जो डेट्स लिए मैं वापस पे ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज को आप लाइक करके वहां कमेंट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज भेज करके मेरे AU कॉमर्स स्कॉलर पेज पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके डाउट्स को जितनी जल्दी हो सके क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड बाय, जो बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसे कौन यूज करता है? तो ऑप्शन है ओनर्स। ओनर्स बेसिकली कौन होते हैं? बिजनेस में ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, बिजनेस में ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। दूसरा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो उधार लेते हैं। तीसरा इन्वेस्टर्स, अब इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं। तो देखिए इन्वेस्टर्स में ओनर्स भी आ गए, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ऑप्शन है। और ऑल ऑफ दीज, तो देखिए क्रेडिटर्स भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के आपको उधार देगा, इन्वेस्टर भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके आप में आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। शेयर जो ओनर्स हैं वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन,
द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम इज, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें जानकारी देता है वो जानकारी, ऑप्शन है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सफिशिएंट फॉर स्मूथ ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास नॉट सफिशिएंट फॉर स्मूथ ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। और डी ऑप्शन है हमारे पास ए और सी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो है इट इज सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फिर से रीड करूंगा ताकि आपके क्वेश्चन को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है फाइनेंशियल सिस्टम से वो क्या होती है, वो बहुत सिग्निफिकेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सफिशिएंट फॉर स्मूथ ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हमको उस हिसाब से सारी जानकारियां नहीं मिलती या हम उस हिसाब से काम नहीं, देखिए स्मूथ ऑर्डरली और एफिशिएंट काम जो है ना वो मैनेजमेंट का होता है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नहीं होता। और नॉट सफिशिएंट तो ऑप्शन ही गलत है, ठीक। तो जो डाउट था वो इन दोनों के बीच में था, तो इस सवाल का सही जवाब है सिग्निफिकेंट। क्योंकि सफिशिएंट फॉर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जरूरी नहीं है कि उससे अगर वो आपको मिल जाए तो आप स्मूथली काम करना शुरू कर दोगे, आपका बिजनेस बहुत ऑर्डरली हो जाएगा, बहुत एफिशिएंट हो जाएगा। वो इंफॉर्मेशन मिलने से एफिशिएंसी नहीं होती, वो तो जो ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है उनकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा।